डेफिनेटली इसका कुछ डाटा शायद आपको मिलता जुलता महसूस होगा, लेकिन बेटा इसमें IAS 40 जरा मिक्स हुआ हुआ है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के साथ, तो बिल्कुल रिलैक्स रहें, कोई इशू नहीं है। IAS 80 का IAS 18 का IAS 8 का कॉन्सेप्ट हर वक्त आपके जहन में अब रहता ही है। चेंजेस इन इक्विटी तो अब आपकी सबसे फेवरेट स्टेटमेंट्स में से एक स्टेटमेंट है, बाकी भी अल्हम्दुलिल्लाह अपनी जगह फेवरेट है, उनकी फेवरेटनेस होने में कोई हमें एतराज नहीं है, लेकिन एक और फेवरेट स्टेटमेंट आपकी ये भी है, आपकी एक और स्टेटमेंट भी आपकी इंशाल्लाह ठीक ठाक फेवरेट हो जानी है। रिक्वायरमेंट होना है, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम काइंडली रिक्वायरमेंट होना है। स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी बनानी है, कंपैरेटिव के साथ बनानी है, 2019 की बनानी है। टोटल का कॉलम रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन कंपैरेटिव कौन सा ईयर है, तो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी आप ध्यान में रखें। अच्छा, चैलेंज यही होता है कि पुरानी चीजें हम पूरी कोशिश करेंगे कि बार बार रिवाइज होती जाएं और नई चीजें बीच में ऐड हो जाए, तो पुराना भूलना नहीं है और अगला करते चले जाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फर्स्ट लाइन में ये बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज सारे इकट्ठे 184 पेज। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ फखर लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2019। अच्छा मेरे साथ रहेगा, अभी भी शायद आई होप के शायद गेम आगे बढ़ गई हुई है, लेकिन मैं जरा देखना चाह रहा हूँ कि कहाँ तक आगे बढ़ी हुई है। पॉइंट 1 देखें, किस किस साल का नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, कौन से 2 साल फाइनल हो चुके हैं और 2019 की फिगर्स ड्राफ्ट है। सरप्लस अराइजिंग ड्यूरिंग द ईयर 25 और 2018 में 14 का ब्रैकेट लगाई हुई है। लॉस आप गलत जगह पहुंचे हैं, शायद आप कुछ कहना चाहते हैं जो सही नहीं कह पाए, तो मैं 10 सेकंड रुक रहा हूं, जरूरत पड़ेगी तो 10 और रुक जाऊंगा, आराम से दोबारा पढ़ें जो आपने देखा है। नहीं बेटा रिलैक्स हो जा, रिलैक्स हो जा, पहला स्टेप रिलैक्स है, पहला स्टेप बिल्कुल रिलैक्स है। नेक्स्ट स्टेप इंशाल्लाह क्वेश्चन है, रिवैल्यूएशन सरप्लस अराइजिंग ड्यूरिंग द ईयर 25 पॉजिटिव है, एंट्री बताएं। ये मायूसी है, इसका नाम मायूसी है, इसका नाम एंट्री हरगिज नहीं है। ऐसे डेबिट है, सरप्लस क्रेडिट, रिलैक्स रह के 14 को गौर से देख के अगर आपने ट्राई किया तो एंट्री सही हो जाएगी। सरप्लस डेबिट है, रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट हो सकती हैं, लेकिन ये सरप्लस अराइजिंग ड्यूरिंग द ईयर है। क्या कभी सरप्लस नेगेटिव हो सकता है? 2 सिचुएशंस में होता है, एक तो आप जा रहे हैं एक तरफ, दूसरी की तरफ शायद जा नहीं पा रहे। हम एक काम और कर लेते हैं, जरा एक स्टार लगा हुआ है, उस स्टार को जरा नीचे इंग्लिश में पढ़े। ट्रांसफर टू रिटेन्ड अर्निंग इज मेड अपॉन, ये रिकॉग्निशन क्या होती है? रिकॉर्ड करना। डी रिकॉग्निशन फिर क्या होगी? असल में अगर एसेट कहा जाए ना रिकॉग्नाइज करें, तो इसका मतलब एसेट को डेबिट करके अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करें। तो डी रिकॉग्नाइज का मतलब एसेट को क्रेडिट करके अपनी बुक्स से निकाल दें। अब रिकॉर्ड नहीं होना, डी रिकॉग्नाइज सिंपली मींस डिस्पोजल की शायद बात हो रही है। रिकॉग्नाइज कब होता है? जब परचेज होता है। डी रिकॉग्नाइज कब होगा? जब हमारी बुक से निकलेगा। ठीक है, तो डिस्पोजल लिखना था वर्ड। रिकॉग्नाइज से पढ़ा सुना ना मेरे से वर्ड आपने, क्या मतलब बताता रहता हूँ रिकॉग्नाइज, और डी रिकॉग्नाइज उलट है उससे। असल में रिकॉर्ड करने का मतलब एसेट्स के अगर एंगल से बात की जाए तो डेबिट करके रिकॉर्ड करना, और डी रिकॉग्नाइज मींस क्रेडिट करना। कब होता है एसेट क्रेडिट हमारी बुक्स में से? जब डिस्पोज हो जाए या खुदा ना खासा डैमेज हो जाए, हमें फेंकना पड़ जाए। तो डिस्पोजल के एंगल से वर्ड जहन में रखते जरा सेंटेंस दोबारा पढ़े। आप क्या कहता जी, ये तो वो कहना शुरू हो गया जो हमारे जहन में आना नहीं चाहिए था। ट्रांसफर कब होनी है? असल में एक एंट्री वो भी तो बड़ा होती है ना, सरप्लस डेबिट होके एसेट क्रेडिट होता है। तो अगर लॉस आए और सरप्लस से एडजस्ट होना हो तो फिर सरप्लस माइनस होता है। तो ये ट्रांसफर ऑफ सरप्लस नहीं लिखा हुआ, ये रिवैल्यूएशन सरप्लस अराइजिंग ड्यूरिंग द ईयर का वैसे मीनिंग क्या है? ड्यूरिंग द ईयर नहीं, ये इस साल हुआ है ये कुछ, या पिछले सालों से आ रहा है? 25 साल किस 25 किस साल हुआ है?
और 14 नेगेटिव किस साल हुआ? अच्छा चलें बाकी सारी बातें छोड़ें, चेंजेस इन इक्विटी में लाएं। चेंजेस इन इक्विटी में 2019 में 25 का क्या करेंगे? सरप्लस में ऐड होगा। और 14 का क्या करेंगे? सरप्लस में से लेस होगा और रिटेन्ड अर्निंग में ऐड होगा। हम अगले पॉइंट पे चलते हैं, मैं लिख के दिखाऊंगा फिर इंशाल्लाह वही करेंगे। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2, शेयर कैपिटल रिजर्व्स की फिगर्स किस दिन की दी हुई है? पॉइंट नंबर 3, first March 18, FL declared a final cash dividend in respect of 17. First November 18, right shares. 1 August 19, interim bonus shares. ये सारी बातें पुरानी हैं जिसका आपको पता है। नई चीज आ जाए, फॉलोइंग मैटर नीड्स टू बी इनकॉर्पोरेट इन द ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इस लाइन का मुझे मतलब बता दें। ये जो फॉलोइंग मैटर है इसने अभी ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इनकॉर्पोरेट, इसको इनकॉर्पोरेट करने की जरूरत है, नीड टू बी इनकॉर्पोरेट, हो गया या होना है? To provide more relevant and reliable information about investment properties, it has been decided to change the from IAS 16 में है या IAS 40 में? कॉस्ट मॉडल से फेयर वैल्यू मॉडल में जाना है, लेकिन IAS 16 में नहीं, IAS 40 में। मॉडल बदल रहा। The only investment property of FL is a building purchased on 1st January 16 at a cost of rupees 150 million. 60% of the cost represents building component having an estimated useful life of 20 years and residual value of rupees 10 million. Depreciation is included in the above draft financial statements. इसका क्या मतलब हुआ? लग रहा है कि हमने कॉस्ट मॉडल से फेयर वैल्यू मॉडल ऑफ IAS 50 में अगर आना है, याद है वैसे थोड़ा सा, अगर IAS 40 में फेयर वैल्यू मॉडल हो तो डेप्रिसिएशन चार्ज होती है। IAS 40 में अगर कॉस्ट मॉडल हो तो डेप्रिसिएशन चार्ज होती है सर, लेकिन अगर IAS 40 में फेयर वैल्यू मॉडल हो तो शायद हमें कॉस्ट मॉडल से फेयर वैल्यू मॉडल पे आना। तो कॉस्ट मॉडल में जो डेप्रिसिएशन थी वो ऑलरेडी चार्ज हुई हुई है। ये पढ़े जरा थर्ड लाइन, depreciation is included in the above draft financial statements. The fair value of the investment property has increased by 6% in each year since acquisition means purchase, since purchase. What is the date of purchase? अब ये कब से खरीदी हुई है? नीचे रिक्वायरमेंट देखें, हम किस साल में पहुंचे हुए हैं, तो किस मॉडल से पहले काम हुआ हुआ है, हमने क्या करना है? तो अब जो कॉस्ट मॉडल के एंगल से वर्किंग है उसे रिवर्स होना है और उसकी जगह फेयर वैल्यू मॉडल अप्लाई होना है। रिवर्स होने का मेरा मतलब है कि जो डेप्रिसिएशन चार्ज हुई हुई थी उसे रिवर्स होना है और उसकी जगह गेन या लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस में आना है। ये अगर शॉर्ट वर्ड्स में इस तरह बोलूं तो समझ आ जाएगा। फेयर वैल्यू मॉडल में डेप्रिसिएशन चार्ज होनी है, लेकिन कॉस्ट मॉडल में जो डेप्रिसिएशन चार्ज हुई होगी उसे रिवर्स करना है और उसकी जगह फेयर वैल्यू गेन लॉस ने शायद प्रॉफिट एंड लॉस में आना है। ये बड़ा वर्किंग इतनी टफ नहीं है, इंशाल्लाह भी कंप्लीट कर लेंगे हम। आप जरा एक सेकंड इसे दोबारा पढ़ लें और बताइए कौन से साल हैं जिनमें मसला है, कौन कौन से इफेक्टेड ईयर्स हैं। हम इस वक्त कहां पहुंचे हुए हैं? 19 में क्या फेयर वैल्यू मॉडल के हिसाब से वर्किंग हो गई है या 19 में भी हमने करनी है? 19 का प्रॉफिट कैलकुलेट हो गया हुआ है क्या? उसके अंदर डेप्रिसिएशन चार्जेस है, किस मेथड से? तो 16, 17, 18, 19 में कॉस्ट मॉडल रिवर्स होना है और उसकी जगह फेयर वैल्यू मॉडल अडॉप्ट होना है। फर्स्ट पेज आप छोड़ दें, जिस पेज पे इंशाल्लाह आराम से आप घर जाके इंशाल्लाह यहीं करके, यार सॉरी, वर्किंग में आ जाए।
जब भी घर जाके कुछ करने की बात होती है, इंटरनेट के सिग्नल्स और माइक के सिग्नल्स बिल्कुल ही काम करना छोड़ देते हैं। ये करेक्शन ऑफ एरर है या चेंज इन पॉलिसी है? ढूंढ के बताएंगे जरा, ये ढूंढने जरा, एक मिनट जरा, एक वर्ड जरा, एक लाइन ढूंढने जरा। टू प्रोवाइड, तो याद आता है ये कुछ? IAS 8 का पहला सफा ढूंढने, कौन सा होना चाहिए? IAS 8 का पहला सफा नहीं, 80 से पीछे होगा, 60, 81। IAS 8 का पहला पेज जरा रिवाइज करते नजर आए सारे जरा। प्लीज पेज नंबर 81। 21 वो बाद में बेटा देख लीजिएगा, पहले 81 देख लो। पॉलिसी चेंज दो सिचुएशंस में होती है, स्टैंडर्ड बदल जाए, मैनेजमेंट महसूस करे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट मोर रेलिवेंट रिलायबल हो जाए, नीचे आ जाए पेज के। स्टैंडर्ड के मुताबिक अगर पॉलिसी चेंज हो, फिर पहले ट्रांजिशनल प्रोविजंस ढूंढना है, ना मिले तो रेट्रोस्पेक्टिव करें। लेकिन अगर मैनेजमेंट ने अपनी मर्जी से पॉलिसी चेंज की है तो देन तो रेट्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट ही होनी है। तो एरर ऐसा सच नहीं है। दोबारा ढूंढने आके वापस पेज 184 पे, तो प्रेजेंट मोर रेलिवेंट रिलायबल इंफॉर्मेशन शायद बहस हो रही है। क्या वैसे कॉस्ट मॉडल अलाउड नहीं है? अलाउड है, पॉलिसी बदल के फेयर वैल्यू मॉडल की तरफ आ रहे हैं, तो इट इज अ चेंज इन पॉलिसी, रेट्रोस्पेक्टिवली एडजस्टमेंट होगी। डाना सर आ जाए वर्किंग में। हाँ मेरा ख्याल है चेंज इन इक्विटी का एक पेज काफी होना चाहिए। ये फखर लिमिटेड आप क्या तो रहता हमने किया हुआ, तो इंशाल्लाह एक पेज काफी है वर्किंग्स में आना। अल्लाह ना करे मेरी वजह से आपका कोई पेज, पूरा पेज तो दूर की बात, अल्लाह करे कोई एक लाइन भी मेरी वजह से कभी जाया। ये जो लाइनें बची हुई ना, मैं इनका सोच रहा हूँ इनका क्या करना है। फिर डर गए, फिर डर गए। ये सर मैं एक कंपैरिजन करना चाह रहा हूँ। अच्छा आहिस्ता आहिस्ता तो बेटा मैं अब बड़े होते चले जाना है, और उसका तरीका ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह जिस जगह हम पहुंचे हैं, डेली बेसिस पे एक मिक्स सवाल आपकी तरफ आ सकता है, और इंशाल्लाह वो आना ही आना है। तो जब तक आप इंडिविजुअली नहीं सोचेंगे, मिलजुल के नहीं इकट्ठे सोचेंगे, तब तक बात बनेगी नहीं। तो शॉर्टकट्स अपनी जगह है, लेकिन इन दिनों में जरा मेरी ख्वाहिश है कि हम जरा अपने कॉन्सेप्ट जरा सही तरह कर क्लियर कर लें, वरना शायद जहन में, आपको पता सेंटर में लाइनें लग जाती हैं। एक तरफ कॉस्ट मॉडल होना चाहिए और एक तरफ फेयर वैल्यू मॉडल, लेकिन वो जो एक तरफ जो है मेरे ख्याल साथ लिखते भी जाता है। तो अगर कॉस्ट मॉडल होता, या इस तरह से कह लेते हैं, कॉस्ट मॉडल में क्या हुआ होगा और फेयर वैल्यू मॉडल में क्या होना चाहिए था। इसी बहाने जरा कॉस्ट मॉडल और फेयर वैल्यू मॉडल ऑफ IAS 40 जरा होपफुली आप मुझे रिवाइज भी करवा देंगे। ये नेट फिर जहन में कर लेंगे, क्या ख्याल? वैसे डिफरेंट वो भी बना जाए, अब वर्किंग का एक स्टाइल है और वर्किंग का पैटर्न डिफरेंट हो सकता है जी। कॉस्ट मॉडल के मुताबिक 1 जनवरी, कंसंट्रेट फुल जरा, 1 जनवरी 16 पे पहला काम क्या हुआ होगा? बेटा परचेज अगर हुई होगी तो हम अकाउंटेंट ने क्या किया होगा? परचेज कर लिया होगा। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट, कैश क्रेडिट, नहीं इन्वेस्टमेंट नहीं है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट, ठीक है इन्वेस्टमेंट है लेकिन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के नाम से। कितने से सर? 150। साथ साथ कंपैरिजन कर लें, साथ साथ कंपैरिजन करते हैं। अगर फेयर वैल्यू मॉडल होता तो आप पहली एंट्री क्या करते? यही करते हैं। ये बड़ा ऑनलाइन चल रहे हैं साहब। इसका मतलब फर्स्ट एंट्री जो हुई होगी उस पे हमारा कोई इख्तलाफ राय नहीं है। फिर जब कॉस्ट मॉडल यूज किया गया होगा
तो 2016 के एंड पे कॉस्ट मॉडल पे डेप्रिसिएशन चार्ज हुई होगी। ये पहले अपने वर्किंग करवानी है, थोड़ी सी टफ है जरा। अपना कैलकुलेटर पकड़े, कैलकुलेट कर दें आराम से। 30 सेकंड्स आपके पास पूरे हैं और 30 सेकंड्स काफी होते हैं। कैलकुलेट करके बताएं डेप्रिसिएशन कितनी चार्ज हुई होगी। मुझे बताना नहीं है, प्लीज नहीं बताना, गलत हो गया ये। जस्ट 1 मिनट, 30 सेकंड्स के बाद। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपकी पार्टिसिपेशन हो सकती है। वन 150 डिवाइडेड बाय 20, कहानी खत्म। प्रॉब्लम रेजिडुअल वैल्यू है जी। 150 माइनस 10 डिवाइड बाय 20, 7। प्रॉब्लम सर, प्रॉब्लम 60% ऑफ द कॉस्ट रिप्रेजेंट्स बिल्डिंग। प्रॉपर्टी में क्या भी हो सकता है, लैंड एंड बिल्डिंग। तो हमें क्योंकि इंफॉर्मेशन मिल गई है, तो 60% पे डेप्रिसिएशन या 40% पे? वो 60 तो बताया है उसने, 40 पे क्या जो उसने बताया वही हमें चाहिए था। क्या है 60% बिल्डिंग, क्या होगा 40%? तो क्या वो एसेट नहीं है? 150 को गौर से देखें जो अभी आपने मेरे साथ दिखा था। क्या 150 में लैंड है, लेकिन 150 में जो लैंड है उस पर डेप्रिसिएशन की वर्किंग नहीं होनी चाहिए। कैसे होना चाहिए? 150 इंटू 60% माइनस 10 डिवाइडेड बाय 20। एनी कंफ्यूजन? आए बिस्मिल्लाह पढ़े। लिखा हुआ तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी होती क्या है? लैंड और बिल्डिंग और अ पोर्शन ऑफ अ बिल्डिंग और बोथ। अगर 60% कंपोनेंट बिल्डिंग है तो बाकी फिर लैंड ही हो सकती है, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं हो सकता। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में है ही लैंड एंड बिल्डिंग। तो वर्किंग करनी कैसे प्लीज? फिगर बोलनी है सर। 150 इंटू 60% करके क्या आएगा? माइनस 10 करके क्या आएगा? डेप्रिशिएबल अमाउंट आएगी, उस बिल्डिंग कंपोनेंट की डेप्रिशिएबल अमाउंट आएगी। डिवाइडेड बाय 20 करके क्या आएगा? डेप्रिसिएशन। एनी कंफ्यूजन? एग्जामिनर ने नंबर देने नहीं है, इंशाल्लाह हमने नंबर लेने हैं। लेकिन फिरौने नहीं मेरी तरह हमेशा इंशाल्लाह साथ रब को साथ मिला के आई कैप से नंबर उतने के ले लेने के वापस नंबर ना आए। नहीं मतलब ये भी बिल्कुल ठीक है, चलो नंबर नहीं लेने लेकिन रब को साथ मिला के। चार्ट डन है सर, चार्ट डन है सर। अगर फेयर वैल्यू मॉडल होता तो क्या डेप्रिसिएशन चार्ज ना होती? इसका मतलब पहली बात आपको क्या पता चली है? डेप्रिसिएशन रिवर्स होनी। कितनी? 4। वापिस आ जाए कॉस्ट मॉडल। अगर कॉस्ट मॉडल होता तो 31 दिसंबर 2016 में और क्या होता? अगर कॉस्ट मॉडल होता तो 31 दिसंबर 16 में, बिल्कुल सही भाई ने कहा है, फेयर वैल्यू के बेस पे कोई एंट्री तो ना होती। लेकिन डिस्क्लोजर याद आता है सर? डिस्क्लोजर इवन देन होना यार, लेकिन डिस्क्लोजर से कोई डबल एंट्री नहीं बनती है। लेकिन अगर फेयर वैल्यू मॉडल होता तो डेप्रिसिएशन तो ठीक है, चले आप कह रहे हैं नहीं, लेकिन क्या फिर हम कैरिंग अमाउंट और फेयर वैल्यू का कंपैरिजन करते? कहाँ ना करते, कहाँ करते, कहाँ नहीं किया होगा, कहाँ कर रहे होंगे? बात समझ आ रही है सर? तो आ जाए 31 दिसंबर 16। किस तरफ आया हूँ? फेयर वैल्यू मॉडल की तरफ। करवा दें एक मिनट, कैरिंग अमाउंट ढूंढ दें 150 एज इट इज यार। फेयर वैल्यू की तरफ आ जाए, कैलकुलेटर पकड़ें। कॉस्ट वाले हजरात जरा खामोशी का मुजाहरा कीजिएगा, आपसे बातें कॉस्ट में ही होंगी। बच्चों के साथ रह के जरा बच्चे बनने की कोशिश करें, और जो कॉस्ट वाले बड़े
क्लास में F1 की बच्चे बनने की कोशिश करते हैं, गलती करेंगे तो ये बहस नोट होगी कॉस्ट में जाके। प्लीज कैलकुलेटर पे लिखें 150, ठहर जाएं ठहर जाएं ठहर जाएं, 150 मैंने क्या लिखवाया है? प्लीज मैंने क्या लिखवाया है? मैंने कैरिंग अमाउंट इस वक्त नहीं लिखवाई, मैंने कॉस्ट लिखवाई। आखिरी लाइन में जाएं डाटा की, क्या कहा है उसने? हर साल 6% इजाफा होता रहा है। कब से? कब से? कब से? जब से खरीदा है। इंटू 6% करेगा। ये 9 क्या है? ये इंक्रीज है। हमें शायद बेटा ये 9 ही चाहिए। ये 9 फेयर वैल्यू मिली है या इंक्रीज मिला है? और शायद हमने इंक्रीज ही की एंट्री करनी है। यस सर। क्या हमने इंक्रीज की एंट्री करनी है या पूरी फेयर वैल्यू की करनी है? हमने डिफरेंस की एंट्री करनी थी। ये 9 क्या है? फेयर वैल्यू। ये 9 क्या है? लॉस। ये 9 क्या है? 2016 के एंड पे बेस्ड ऑन दीस फिगर्स बताएं फेयर वैल्यू क्या होगी? 150 प्लस 9 इज इक्वल टू व्हाट इज 159? डिफरेंस क्या बना? 9 क्या है? फेयर वैल्यू गेन है लॉस है? कैलकुलेटर हाथ में रखिएगा, जीरो दबाएं जहां भी है। 9 सॉल्व कर लिया था। ये 9 को 150 में ऐड क्यों किया मैंने? ताकि फेयर वैल्यू आ जाए। एक बड़ा स्टेट पे ये भी हो सकता था 150 लिखें और 6% इजाफा हो रहा है तो 106%। कॉस्ट वाले हजरात बिल्कुल खामोश है। 106% का मतलब क्या है? 6% इजाफा हो रहा है। 106% कैलकुलेटर पे करें। ये सीधा क्या आ गया है? 6% करके डिफरेंस आया था और 106% मीन्स आप पूरी फेयर वैल्यू इकट्ठी भी निकाल सकते हैं। लेकिन प्लीज बेटा हमें चाहिए 9 ही था। 9 से ही यार एंट्री होनी। अब डन है? प्लीज लिख लें जी वर्किंग। जी ऑनलाइन स्टूडेंट सारे एंगल से क्लियर है? Any confusion the figures 159, 9? Any figures confusion? अगर कॉस्ट मॉडल होता तो ये एंट्री ना हुई होती, लेकिन अगर फेयर वैल्यू मॉडल है तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट, फेयर वैल्यू गेन क्रेडिट। फेयर वैल्यू गेन कहाँ जाना है? प्रॉफिट लॉस में जाना है। कितना जाना है? 9। क्रक्स ऑफ द स्टोरी बता दे कोई। 2016 में क्या रिवर्स करके क्या रिकॉर्ड करना है? डेप्रिसिएशन रिवर्स करने से प्रॉफिट, डेप्रिसिएशन रिवर्स करने से प्रॉफिट और गेन क्रेडिट करने से प्रॉफिट भी बढ़ेगा, भी बढ़ेगा। 2017 कंप्लीट करवाएं। ये कहां तक आना हमने? 19 तक। 16, 17, 18, 19, 17 करवाएं। अगर कॉस्ट मॉडल होता 17 में, सॉरी 17 में अगर कॉस्ट मॉडल था तो क्या हुआ होगा? डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट कितने से कितने से? और 2017 में अगर फेयर वैल्यू मॉडल होता तो डेप्रिसिएशन तो नहीं, लेकिन क्या रिवैल्यूएशन हुई होती? ये जरा इंडिविजुअली करें जी। कॉस्ट मॉडल में तो रिवैल्यूएशन नहीं, लेकिन अगर फेयर वैल्यू मॉडल है तो आप जरा अपना माइंड जरा अप्लाई करें। 2017 में कितने से क्या एंट्री सजेस्ट करते हैं आप? जस्ट अ मिनट प्लीज, जस्ट अ मिनट। कॉस्ट वाले हजरात FA1 वाली क्लास में बैठ के अपने आप को तेज महसूस किया करेंगे, लेकिन मैं वो तेजी बेटा प्लीज इसलिए बर्दाश्त नहीं करूंगा क्योंकि ये जो FA1 वाले अदरवाइज हजरात हैं ये आप लोगों का इंतजार कर रहे हैं, ये फिगर बताएं, मैं लिखूं और हम देख के लिखी जाए। आप में से कितने हजरात ऐसे हैं जो कॉस्ट पढ़ रहे हैं? अपनी आवाजें प्लीज रिक्वेस्ट के तौर पे साइलेंट रखिएगा। जो हजरात सिर्फ
FA1 पढ़ रहे हैं, कॉस्ट नहीं पढ़े साथ, उनकी आवाजें क्लास में प्लीज गूंजनी चाहिए। हम नहीं है, हम नहीं, हम हैं, हम हैं, हम हैं, प्लीज हम हैं। What is the difference? How to solve the figure? 6% एनुअली इजाफा होता चला जा रहा है। One way of thinking is 159 multiplied by 159 multiplied by ये 6% की जगह 9.54 शायद। क्या है ये 9.54? इंक्रीज है या फेयर वैल्यू है? वैसे अगर आप थोड़ी सी हिम्मत करें तो मेरे ख्याल हमें फेयर वैल्यू की जरूरत भी नहीं है। हमें एंट्री कितने से करनी है? डिफरेंस है या टोटल अमाउंट है? डेफिनेटली, ऑब्वियसली, अनदर वेज 159। अच्छा, ये जो मैंने 116 6% आपसे कहा था, ये समझ आ गया? इसकी बेस पे क्या आंसर आ रहा है? 160.54। तो 168.54, डिफरेंस है 9.54। अच्छा, आप लोगों को पता है इसमें हर साल गेन ही आना है, उसकी क्या रीजन है? फेयर वैल्यूज में इंक्रीज आता जा रहा है। तो व्हाट शुड बी द डबल एंट्री वंस अगेन? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट 9.54 and fair value gain credit 9.54। ये बात पूरी समझ आ गई? बात पूरी समझ आ गई है? ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपका तो नहीं कोई कंफ्यूजन? सॉरी, क्रॉसेस का क्या मेरा मीनिंग है जी? ये मैंने क्रॉसेस जो लगाए हैं, नो डेप्रिसिएशन, नो फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट, नो फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट। डेप्रिसिएशन के अगेंस्ट डेप्रिसिएशन नहीं, रिवैल्यूएशन के अगेंस्ट रिवैल्यूएशन। जी सर जी, वर्किंग कंप्लीट किया? वर्किंग लिख रहे थे आप? कितने सालों की लिखी थी मैंने? नहीं, मैंने कितने सालों की लिखी थी यार? आपने कितने सालों की लिखी है? आपने कितने सालों की लिखी है सर? कितने और सालों की लिखी है? ये अपनी तरह चेंज नहीं, इक्विटी सामने रखें। ये ठीक होगी प्लीज, 4 सालों की वर्किंग। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स, टू 2016 में एक दो बातें जरा कर ली, फाइनल करना जरा। 2016 में डेप्रिसिएशन कितने से रिवर्स हुई है? डेप्रिसिएशन रिवर्सल की जरा एंट्री बोले। और गेन कितने से रिकॉर्ड हुआ है? इसका मतलब 2016 के जो प्रॉफिट्स हैं उनमें टोटल 4 प्लस 9 13 का प्रॉफिट बढ़ना है। डेप्रिसिएशन रिवर्स होने से भी बढ़ना है और गेन के प्रॉफिट लॉस में जाने से भी प्रॉफिट ने बढ़ जाना है। 2017 में डेप्रिसिएशन तो 4 स्ट्रेट लाइन मेथड की वजह से शायद चल रही है, लेकिन 2017 में गेन कितना रिकॉर्ड होना है? 2008 में गेन, 18 में गेन और 19 में। ये ठीक है फिगर सारी? तो बेटा डेप्रिसिएशन रिवर्स हो रही थी और गेन रिकॉर्ड हो रहा था, तो दोनों केसेस में प्रॉफिट ने इंक्रीज होना था। तो फाइनली 2016 का प्रॉफिट 13 मिलियन है, 17 का प्रॉफिट 13.54 मिलियन है, 18 का प्रॉफिट 14.11 से और 19 का 14.72 से रिस्पेक्टिव ईयर्स में इंक्रीज होना। ये ओके है वर्किंग? एनी कंफ्यूजन?
एनी कंफ्यूजन? 19 का प्रॉफिट ढूंढ के बताएं जरा, जो गिवन था सवाल में। कैलकुलेटर पकड़े जरा हाथ में। 19 का गिवन प्रॉफिट 84 में 14.72 ऐड होके 98.72 प्रॉफिट फॉर द ईयर 2019 हो जाएगा। 2018 की करेक्शन करवाएं। गिवन प्रॉफिट क्या है? 98 प्लस 14.11 लिख के आपके पास फिगर आ जाएगी 112.11। ये रीस्टेटेड प्रॉफिट 18 का हो जाएगा। ओके सर। अब जो कंपैरेटिव ईयर से पिछले साल होते हैं कौन से हैं इस केस में? 17, 16, 16, 17, इनकी करेक्शन कहाँ होनी होती है? तब 16 का प्रॉफिट भी बढ़ना है, 17 का भी प्रॉफिट बढ़ना है, तो दोनों फिगर्स को कंबाइन करके 26.54 से प्रॉफिट इंक्रीज होगा 16, 17 का, लेकिन उसे लिखेंगे कहाँ? रिटेन्ड अर्निंग्स का जरा ओपनिंग बताएं 17 के एंड पे। 348 किस दिन का क्लोजिंग है? जो 18 के एंगल से ओपनिंग बन जाएगा। इसमें किस साल तक के प्रॉफिट्स होंगे? तो 16 और 17 की करेक्शन फिर इस रिटेन्ड अर्निंग्स के बैलेंस में हो सकती है, अमाउंटिंग टू रुपीज 26.54। आई होप कि अब ये बातें जहन में सेट हो गई हैं। करंट ईयर की करेक्शन करंट ईयर में करें, कंपैरेटिव ईयर की करेक्शन कंपैरेटिव ईयर में करें, लेकिन कंपैरेटिव ईयर से अगर कोई पिछली करेक्शंस है तो उन्हें फिर ओपनिंग बैलेंस ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स ऑफ द कंपैरेटिव ईयर में कर दें। एनी अदर कंफ्यूजन इन दिस स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी? ये सरप्लस वाला भी आएंगे जरा। सरप्लस बेटा अगर क्रेडिट हो रहा है तो सरप्लस के कॉलम में ऐड हो जाना है, और अगर सरप्लस लेस हो रहा है तो इसका मतलब सरप्लस डेबिट हो रहा है। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये वो ट्रांसफर ऑफ सरप्लस इसलिए नहीं है क्योंकि डिस्पोजल वाली पॉलिसी है। तो पढ़े जरा पर पॉइंट है, सरप्लस ट्रांसफर तब किया जाता है जब एसेट डिस्पोज हो रहा है, तो इसलिए ये रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट और रिटेन्ड अर्निंग्स सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट फिर नहीं हो सकता। ये सरप्लस पे डेबिट हुआ होगा बिकॉज कोई लॉस आया होगा। लॉस अगर आए सरप्लस पड़ा हो तो फिर सरप्लस डेबिट और एसेट क्रेडिट भी तो होता है ना। तो सरप्लस डेबिट हुआ है दो सिचुएशंस में होता है, या तो ट्रांसफर हो रहा हो और या फिर लॉस के बाद लॉस आया और सरप्लस पड़ा हो। तो क्योंकि इस क्वेश्चन में पॉलिसी है कि डिस्पोजल पे ट्रांसफर होना, वैसे भी उसके लिए अगर आप वर्ड्स ढूंढे ना पिछले क्वेश्चंस में तो इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन एग्जामिनर वर्ड यूज करता है। तो ये रिवैल्यूएशन सरप्लस ड्यूरिंग द ईयर है, पॉजिटिव मींस सरप्लस क्रेडिट हुआ है, और ड्यूरिंग द ईयर रिवैल्यूएशन होने की वजह से 2018 में ये सरप्लस नेगेटिव मींस डेबिट हुआ है, लेकिन ये रिवैल्यूएशन की वजह से हुआ है, ट्रांसफर की वजह से नहीं है। उसका सेंटेंस पढ़े जरा, ये ट्रांसफर हो जाने की वजह से डेबिट क्रेडिट फिगर्स आ रही हैं या रिवैल्यूएशन अराइजिंग ड्यूरिंग द ईयर की वजह से ये फिगर्स है। तो रिवैल्यूएशन सरप्लस अराइजिंग ड्यूरिंग द ईयर जब पॉजिटिव 25 है तो इसका मतलब सरप्लस बढ़ा है, क्रेडिट हुआ होगा, और अगर ब्रैकेट लगी है 2018 में तो इसका मतलब सरप्लस अराइजिंग ड्यूरिंग द ईयर नेगेटिव कब हो सकता है? जब लॉस आया और सरप्लस से एडजस्ट हुआ। ये वो टोटल लॉस होगा या लॉस का वो हिस्सा होगा जो सरप्लस से डेबिट हुआ है? मायूसी ना फैलाया करें सर। अगर लॉस आया फॉर एग्जांपल 70 और सरप्लस पड़ा 50, तो सरप्लस डेबिट होगा 50 से, लॉस फिर प्रॉफिट लॉस में जाएगा, लेकिन जो प्रॉफिट एंड लॉस में जाना है वो फिर सरप्लस के कॉलम में नहीं आएगा, उससे प्रॉफिट इफेक्ट हुआ होगा। तो सरप्लस क्रेडिट हो रहा है और डेबिट हो रहा है। आप चेंजेस इन इक्विटी जब बनाएंगे तो 2019 में देखिए जरा फिगर्स अपनी, 2019 में सरप्लस पॉजिटिव फिगर आ रही होगी, और 2018 में जब कंपैरेटिव बनाएंगे आप तो सरप्लस 14 नेगेटिव आने की एंट्री बताए ना जरा कुछ। सरप्लस डेबिट एसेट क्रेडिट, ये ट्रांसफर ऑफ सरप्लस की लाइन नहीं लिखी हुई, ना कोई इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन है। ये क्या वर्ड्स लिखे हैं दोबारा पढ़ें सवाल में। सरप्लस अराइजिंग ड्यूरिंग द ईयर का मतलब सरप्लस ड्यूरिंग द ईयर अराइज हुआ है, पॉजिटिव अगर है तो कैसे अराइज हुआ है? एसेट डेबिट सरप्लस क्रेडिट, और ये नेगेटिव कब अराइज हो सकता है? सरप्लस डेबिट एसेट क्रेडिट, अप टू दैट एक्सटेंट सरप्लस डेबिट हुआ।
बाकी हमें उससे ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं और ना ही शायद वो हमें चाहिए भी। जी और कोई इशू? सब लोगों ने कंप्लीट किया सर? प्लीज सब लोगों ने ट्राई किया सर? अपने रजिस्टर में देखें क्वेश्चन का नाम क्या था, रजिस्टर कह रहा हूँ, रजिस्टर देखें, क्वेश्चन में बिजनेस नेम क्या है, बिजनेस नेम यानी कि लिखा हुआ है। स्टेटमेंट कौन सी बनाई है, किस साल की बनाई है, कितने कॉलम बनाए हैं, मेरी तरफ देख के बता रहे हैं आप, हालांकि आपने रजिस्टर में देख के बताना, वहां कुछ नजर ऐसा नहीं आ रहा जो आप बोल रहे हैं। टोटल कॉलम क्यों नहीं बनाया, आपने तो बनाया हुआ है, हमने पहला नहीं बनाया तो आगे कैसे बनाना। अब जितने लोग साथ साथ नहीं चल पा रहे, बहुत दूर बहुत देर और बहुत ज्यादा हमारे में गैप बढ़ता चला जा रहा है, तो देर पर 2 महीने में ऑफ ना कर लूं ताकि आप अपना कवर कर लें, फिर भी नहीं होना।